नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल या नवी कार्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की। ये जो गुप्त काल था, इसकी हम आज से बात करेंगे। ये संपूर्ण काल अपने इतिहास में एक अलग गौरव गाथा लेकर आता है। इस काल में आप देखेंगे तो जो प्रश्न बनते हैं, बहुत ही प्रश्न आते हैं। ये प्रश्नों का हब है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आपको यहाँ पे एक बार और याद दिला दें कि आपको मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड, ये दोनों बहुत ही एंशिएंट में प्रश्न की गढ़ है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, चाहे कोई एग्जाम दे रहे हों। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो हड़प्पन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर एम्पायर में देखें तो ये दो एम्पायर हैं। कौन कौन सा? एक है गुप्ता और दूसरा है मौर्यन। यानी ये दोनों जो बड़े बड़े एम्पायर हुए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए इस गुप्ता एम्पायर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है गुप्ता स्रोत के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल मौर्यों की तरह ही हम बात करेंगे। जैसा कि मौर्यों में भी हमने आपसे बात की थी कि हमें जानकारी मिलती है इनकी दो माध्यम से। एक माध्यम है भारतीय और दूसरा माध्यम है विदेशी। अगर हम बात करें भारतीय माध्यम में दो आधार हैं हम बात करने के। एक है आपका साहित्यिक आधार, यानी साहित्य जो लिखे गए हैं उनके आधार पर, और दूसरा है अभिलेख के आधार पर। और विदेशी जो है ये साहित्य पर ही आधारित है। या फिर इसको हम डिवीजन ऐसे कर सकते हैं, साहित्यिक और विदेशी और भारत के आधार पर बात किया हमने। तो देखेंगे जो साहित्यिक आधार है उसमें कौन कौन से आधार हैं आपसे हम बात करें तो साहित्यिक आधार में आप देखेंगे कि पुराण। साहित्यिक आधार में देखेंगे बौद्ध कालीन जो ग्रंथ रचे गए गुप्ता पीरियड में, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। जैन कालीन जो ग्रंथ रचे गए, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ एक अन्य जो स्रोत होता है, जो राजा अपना स्रोत छोड़ते हैं, वो है अभिलेख। अभिलेख से जो जानकारी मिलती है वो अब तक देखेंगे कुल गुप्ता पीरियड के कुल 42 अभिलेख मिले हैं, जो अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि कौन सा किस काल की विशेषता क्या थी। और जो विदेशी स्रोत है हमारे पास, उसे जानने के लिए अगर हम चर्चा करें तो विदेशी स्रोतों से हम पता करते हैं किन किन। देखेंगे इसी काल में फाहियान भारत आता है। फाहियान भारत आता है और किसके शासनकाल में आता है? ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में शासन आता है, भारत आता है। और उनके पूरे एम्पायर की चर्चा वो करता है अपने साहित्य में। देखेंगे गुप्ता पीरियड के काल में जब चल रहा था तो हिंद स्वांग आता है भारत। हिंद सांग, ये विशेषता अगर आप देखेंगे तो हर्षवर्धन के काल में आता है। लेकिन हर्षवर्धन के काल में जब ये आता है तो ये गुप्ता पीरियड की भी चर्चा करता है। इत्सिंग भी आता है, तो वो भी इसके पीछे जो इसके पास की बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आता है, तो इसकी भी वो चर्चा करता है गुप्ता पीरियड में क्या हुआ। अलबरूनी तक जो आते हैं वो भी गुप्ता पीरियड की चर्चा करते हैं, इनके साहित्यों से मिलती है। तो इतनी हमारे पास स्रोत हैं जिनके आधार पर हम पूरी आज की डिस्कशन लेके चलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा डिस्कशन क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की, तो एक समझ बन जानी चाहिए कि ये मुख्यतः उत्तर भारत में फैला हुआ था। और इसका जो विस्तार था आप देखेंगे पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। यानी टोटल उत्तर भारत, एक कश्मीर एक छूटा हुआ है। और नीचे अगर दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे वाकाटक संप्रदाय एक साम्राज्य था, वो फैला हुआ था। ये सबसे बड़ा संप्रदाय हुआ करता था। अब आपको जो मोटी मोटी बातें समझनी है वो क्या है कि आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से आते हैं, यहाँ पे जो शासक की हम बात करेंगे आपसे, उसमें हम बात करेंगे आपसे चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त जिसे प्रथम के नाम से जानते हैं। और अच्छा, इस वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त नहीं है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि इस वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और उसके जो प्रमुख शासक हुए उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम की हम बात करेंगे, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। उसके बाद हमारी आपसे चर्चा होगी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कुमारगुप्त के बारे में, और फिर हमारी बात होगी स्कंदगुप्त के बारे में। और उसके बाद ये पूरा शासनकाल कमजोर पड़ जाता है। उसके उत्तराधिकारी 8 आते हैं, लेकिन सभी अयोग्य रहते हैं, जिसके कारण इस शासनकाल का अंत हो जाता है।
तो इतनी चर्चा हमारी होगी। तो आइए हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के काल के बारे में। देखिए, हमने आपको बताया कि जो सूर्यगुप्त है वो वंश का संस्थापक होता है। ये इस वंश की स्थापना करता है और स्थापना करता है। हालांकि ये बहुत अधिक शक्तिशाली, बहुत अधिक प्रभावी इतिहास इसका नहीं रहा इस काल में। इसने स्थापना तो जरूर की, लेकिन बहुत बड़ा इतिहास इसका इस गुप्त काल में नहीं रहा। इसके बाद जो शासक आते हैं वो महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो आप एक सबसे महत्वपूर्ण शासक, जो पहला शासक होता है, ये यही है और इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगर चंद्रगुप्त प्रथम की हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये पहला ऐसा गुप्त वंश का शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की। महाधिराज की उपाधि धारण करता है, ये पहला ऐसा शासक था। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसने एक संवत की शुरुआत की। कब शुरुआत करता है? इसका शासनकाल आप देखेंगे 319 से लेकर 335 ईडी तक होता है। तो इसने एक संवत की शुरुआत की। कब? जैसे ही ये अपने शासन में अपना राज्य, इसका जब राज्य मुकुट होता है, जैसे ही सत्ता में आता है, तो 319 ईडी में यह संवत शुरुआत करता है, जिसका नाम है गुप्त संवत। इसके पहले आपको याद आ रहा होगा कि हमने शक संवत और विक्रम संवत की बात की थी और हमने वहाँ पे एक अंतर भी आपको निकाल कर दिखाया था कि विक्रम, हमने बताया था कि जो शक संवत होता है वो 78 एडी है और विक्रम संवत 57 बीसी है। दोनों में अंतर हमने 135 साल का बताया था। प्रश्न आते हैं, तीनों संवत को मिलाकर प्रश्न पूछेगा अरेंजमेंट को लेकर। आपको एक बार यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो सबसे पुराना संवत है अभी तक इन तीनों में, वो है आपका विक्रम संवत। विक्रम संवत 57 बीसी है। उसके बाद आता है आपका शक संवत है 78 एडी। उसके बाद आपका आता है कौन सा? गुप्त संवत 319 एडी है। इतनी बातें स्पष्ट है, ये उनका कालक्रम था। आगे यहाँ से अगर हम चलेंगे तो हम बात करेंगे आपसे चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य से अलग है, ध्यान रखिएगा। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी से विवाह किया और जब लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, यानी इसने भी अपनी सत्ता को प्रसार करने के लिए राज्यों से शादी और वैवाहिक संबंध भी बनाए। इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है वो शासक है आपका, दूसरा शासक महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है। इसके राज्य विस्तार की नीति को देखते हुए स्मिथ ने इसे कहा था कि यह भारत का नेपोलियन है। जिस तरह से नेपोलियन ने बहुत बड़े पैमाने पर राज्य का विस्तार किया, उसी तरह से भारत इसके विजय पथ और इसकी विजय यात्राओं को देखते हुए स्मिथ ने कहा कि भारत का नेपोलियन है। दूसरी अगर बात करें तो ये इसका जो उत्तराधिकारी किसका था? ये उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम का, और ये यानी इसी का ये पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त सत्ता में आता है और ये शासन करता है 335 से लेकर 375 तक। 335 में इसका शासन खत्म होता है और 335 से लेकर 375 एडी तक शासन करता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अपने शासन के दौरान में अगर देखा जाए तो इसके शासन की जो चर्चा मिलती है, एक अभिलेख मिलता है, एक स्तंभ मिलता है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का एक अभिलेख है जहाँ से चर्चा मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और इसके सिक्कों पर अगर देखा जाए तो इसने कुछ सिक्के जारी किए थे। सिक्के पर ये खुद स्वयं बीड़ा बजाते हुए प्रकट होता है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है इसको। और यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया कि और इसे जो प्रयाग प्रशस्ति है, उस प्रयाग प्रशस्ति में इसे कविराज की उपाधि दी गई है कि जो समुद्रगुप्त है ये कविराज है। ये कौन है? कवियों का राजा है। ये बहुत ही बड़ा कविता करने वाला है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसने अगर देखा जाए अपनी सत्ता को वर्चस्व देने के लिए, स्थापित करने के लिए, दिखाने के लिए इसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके पहले हमने बताया था पुष्यशुंग जो पतंजलि के शासन, पतंजलि के जिनका गुरु था, उसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी तरह अगर देखा जाए तो भारत का जो नेपोलियन है ये 2 ही नहीं, ये कई यज्ञ करता है, कई बहुत सारे यज्ञ करता है जिसकी संख्या एक्यूरेट नहीं मिलती है। और देखा जाए इसके विदेशी शासकों से संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे समुद्रगुप्त की। इसने श्रीलंका में देखा जाए, जिसके शासनकाल में श्रीलंका में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था मेघवर्ण।
ये मेघ वर्ण के दरबार में अपना दूत भेजता है, राजदूत भेजता है और उनसे संबंध अच्छे बनाता है। इसके बाद जो शासन समुद्रगुप्त के बाद जो सत्ता में आता है, वो सत्ता में आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम था विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आप देख रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य लिख के आता है, जिसका नाम ये इसी का काल, इसका जो काल होता है इसे गुप्ता काल में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे प्रश्न आ सकता है, इन चारों राजाओं का नाम दिया जा सकता है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, निम्न में से किसका शासनकाल स्वर्णकाल के नाम से जाना जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आप इसका सामना कर सकते हैं। तो अब बात करें हम चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इसका जो शासनकाल है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसके लिए ये महत्वपूर्ण क्या है ये आपको जानना चाहिए। देखिए इसमें जानना आपको क्या है कि ये पहली बात आपका इसका शासनकाल क्या है, स्वर्णकाल है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी है वो ये महत्वपूर्ण है कि ये इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, लेकिन इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की क्योंकि इसलिए कि क्योंकि जब इसने शकों को, जो शक राजा हुआ करते थे, जो शक साम्राज्य हुआ करता, जो शक वंश हुआ करता था, इस शक वंश को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। जब शकों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया तो पराजित होने के बाद इसने उपाधि धारण की और उपाधि का नाम रखा क्या, उपाधि का नाम रखा विक्रमादित्य। यानी शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर देखा जाए तो फाह्यान जो है, हमने जैसा कि बताया था कि फाह्यान जिससे जो विदेशी सोर्स मिलता है, जो विदेशी स्रोत है इस काल के जानने के लिए, फाह्यान इसी के शासनकाल में भारत आता है और फाह्यान का इसने बड़ा ही अच्छा सम्मान किया था। एक महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये इसे शकों के विनाश के कारण, जो शकों का इन्होंने विनाश किया था, इसीलिए संकारी कहा जाता है। संकार का अर्थ होता है अहंकार तोड़ने वाला, शकों का अहंकार तोड़ने वाला या शकों का नाश करने वाला या शकों को पराजित करने वाला। और शकों को इन्हें पराजित करने के कारण ही अपने आप को उन्हें संकार कहवाया या संकार की उपाधि धारण की। और जो जिस शक शासक को उसने पराजित किया था उसका नाम था रुद्र सिंह। रुद्र सिंह को उसने पराजित करके अंत में शकों का पूर्णतः विनाश कर दिया। अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त जो प्रथम द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में एक स्तंभ लगवाया है। मेहरौली दिल्ली में अवस्थित है और दिल्ली में उन्हें एक लौह स्तंभ लगाया है जिसकी आज भी जो उसकी उत्कृष्टता है आज भी बरकरार है और उस पर जंग नहीं लगता, जिसके लिए जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पे है। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो उसमें हम पाएंगे जिसे परम भागवत की उपाधि धारण करता है, ये विक्रमांक की उपाधि धारण करता है और साथ ही साथ ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है शकों को पराजित करने के बाद। इसे अन्य नाम, जो प्रमुख अन्य कुछ नाम है जिसे नाम से जाना जाता है, जैसे इसका नाम देवराज के नाम से भी जाना जाता है, किसे, विक्रमादित्य को। कौन विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरी डिटेल थी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़, इसके ही शासनकाल में, इसके ही दरबार में आप देखेंगे तो 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 9 रत्नों के बारे में लेकर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वो 9 रत्न कौन कौन थे? उन 9 रत्न में सबसे पहला कालिदास का नाम आता है, जो बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, महाकवि थे। दूसरा जो नाम आपको मिलेगा, दूसरा नाम है बाराहमिहिर का। बाराहमिहिर क्या थे? बाराहमिहिर बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, अपने एंशिएंट काल के बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुआ करते थे। तीसरा नाम आपको मिलेगा एक वास्तुकार का। वास्तुकार का मतलब होता है आर्किटेक्ट, घरों को बनाने वाला, शंकु के नाम का ये तीसरा वास्तुकार मिलता है। चौथा जो आपको नाम मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका धन्वंतर। ये राजवैद्य हुआ करते थे उनके। और जो 5वां नाम आपको मिलेगा वो 5वां है बेताल भट्ट।
अच्छा भी बिल्कुल बताया जाएगा। बेताल भट्ट क्या था? बेताल भट्ट जादूगर था। तो अब तक हमने 5 नाम आपको बताए। कौन? हमने बताया कालिदास। कालिदास क्या थे? महाकवि थे। बारहमीर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर थे। शंकु क्या थे? वास्तुकार थे। और धन्वंतर क्या थे? वैद्य थे। ये 5 नाम आपको याद है। बाकी 4 नाम आपको और हम देते हैं, वो 4 क्या क्या थे। एक एक इसमें कूटनीतिज्ञ था, जो राजनीतिज्ञ था, बहुत ही बड़ा। इन 9 में से एक कूटनीतिज्ञ था जिसका नाम था घटकरपर। घटकरपर नाम था। नाम स्पष्ट लिखते हैं, घटकरपर। घटकरपर नाम था। ये बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ होता था। युद्ध के समय ये विक्रमादित्य की बड़ी सहायता करता था। किस तरह से युद्ध की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से युद्ध लड़ा जाए, ये उसने सलाह देता था। और इसके शासनकाल में एक कोषकार होते थे जिनका नाम था अमर सिंह। ये आपके 6वें और ये आपके 7वें थे उन नवरत्नों में से। 2 और बचे हुए हैं। एक का नाम था, आप जानेंगे, छपड़क। छपड़क, ये छपड़क जो थे ये ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। इन्हें ज्योतिष का बड़ा ही अच्छा ज्ञान था। और एक अन्य जो 9वां और अंतिम है, उनका एक व्याकरणविद थे। व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे जिनका नाम था वररुचि। इनमें से आपको जिनको याद रखना है उनको याद रखना है, महाकवि कालिदास को, खगोल शास्त्री बारहमीर को, बेताल भट्ट जादूगर को, धन्वंतरि वैद्य को, साथ ही साथ अमर सिंह केसकार को, छपड़क ज्योतिषाचार्य को। इनको आपको याद रखना है कि क्या क्या थे, इनसे मैचिंग प्रश्न आ सकता है। इसके बाद अब बात करेंगे हम आपसे आगे जिस चीज़ की, वो जिन राजा के, जिस शासक की, वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, देखिए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे या विक्रमादित्य थे, उनका जो आगे जो वंश को, जो सत्ता को देखने वाला था, वो कुमारगुप्त था। हालांकि इसके शासनकाल में 3 सालों का गैप है। 3 सालों के गैप में अगर देखा जाए तो 3 सालों के गैप में संघर्ष का युद्ध चलता है, लेकिन फिर फाइनली अगर देखा जाए जो सत्ता में आता है वो कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपको हमें बता देना आवश्यक है। कुमारगुप्त के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? पहली चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने, कुमारगुप्त ने नालंदा में, जी हाँ बिल्कुल आपको याद आ गया, नालंदा में उन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, बहुत बड़े। और ये बौद्ध विहार का निर्माण कराकर इसने दान दे दिया। किसको दान दे दिया? दान दे दिया बौद्ध धर्म को। और कालांतर में बाद में जाकर यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, नालंदा विश्वविद्यालय बनी। और जो बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा पूरे विश्व में दी गई। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी गई, और उसमें देने का सबसे बड़ा रोल अदा करता है नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक यूनिवर्सिटी और कालांतर में आती है जिसका नाम था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा हमने आपसे कर दी थी पहले। 2 और बचे थे, नालंदा और विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश का शासक था। इसका गुप्तोत्तर काल से लेना देना है, न कि गुप्त काल से। ये बाद में स्थापित होगा। किसके बाद में? ये आपके नालंदा के बाद में। अगर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पूछी जाए भारत की तो आंख बंद करके आप तक्षशिला मारेंगे, क्योंकि तक्षशिला इसके पहले स्थापित हो चुका है। कब? मौर्य काल में। अगर आपने देखा तो चाणक्य तक्षशिला से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की बात आती है, और उसके बाद आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जब देखें यही जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय है, ये यहीं पे कालांतर में जब विदेशी आक्रमण, जो ईसाई मुसलमानों का आक्रमण होता है, तो जो यहाँ पे आता है बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को बड़ी ही बुरी तरह से तोड़ देता है। ये सेनापति था मोहम्मद गौरी का, तो बहुत ही बुरी तरह से अपने जो नालंदा विश्वविद्यालय है और बौद्ध धर्म के अवशेषों को बहुत ही बुरी तरह से नष्ट करता है। और अगर देखा जाए तो कुमारगुप्त के काल में ही गुप्ता पीरियड के जो अभिलेख मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के काल से मिले हैं। यानी जो कुमारगुप्त के काल में जो अभिलेख हैं, वो अभिलेख सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख इसी के काल से मिले हुए हैं। इसके बाद शासन आता है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त सबसे महत्वपूर्ण उसका इतिहास ये है कि इन्होंने इसी के काल में हुणों का आक्रमण हुआ था।
हुणों का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था और जो हुण विदेशी थे उन्होंने आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने इनका जमकर सामना किया और हुणों को पराजित कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो हुणों को पराजित करने वाला शासक कौन था? हुणों को पराजित करने वाला शासक स्कंदगुप्त था, जिन्हें इनको पराजित करके अपनी सत्ता को बरकरार रखा और उसके बाद उन्हें उपाधि धारण की क्रमादित्य की। उन्होंने कहा कि आई एम द क्रमादित्य, कि मैं क्रमादित्य हूँ, और उपाधि धारण की किसको हराने के बाद? हुणों को। अगर देखो, शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और हुणों को हराने के बाद स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जो स्कंदगुप्त था इसकी चर्चा एक बार और मिलती है, कहाँ पे? जूनागढ़ अभिलेख में। हमने आपको पहले ही बताया था जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा है? सुदर्शन झील की। तो आपको यहाँ पे याद आना चाहिए कि सुदर्शन झील क्यों चर्चा में थी, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था और इसका जीर्णोद्धार इसका पुनरुद्धार कराया किसने? इसका पुनरुद्धार कराया है स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के अलावा अगर देखेंगे तो आगे के काल में हर्षवर्धन के काल में भी इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लेकिन अभी आपको जो महत्वपूर्ण है जो जानना है वो जानना है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर आगे चले तो हमारी अब तक बात हुई कहाँ तक? स्कंदगुप्त तक। स्कंदगुप्त तक हमारी जो बात हुई, यानी अब तक हमने जितने महत्वपूर्ण, इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद हमने आपको बताया कि जो गुप्ता पीरियड के जो सक्सेसर हुए, जो उत्तराधिकारी हुए, बड़े ही कमज़ोर हुए। टोटल 8 उत्तराधिकारियों की चर्चा मिलती है, लेकिन इसमें अंतिम जो गुप्त वंश का शासक था उसका नाम था, आपको जान लेना चाहिए, विष्णुगुप्त। इसमें सीरीज में जितनी अभी तक हमने 21 मिनट में जो चर्चा की वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन इसके बाद जो चर्चा करने जा रहे हैं हम वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीपीटी देखने के बाद जो हम आपसे चर्चा करेंगे उससे तो आपको रट कर डालना है, एकदम गीता की तरह अपने बगल में रख के बार बार उसी का पाठ करना है। ठीक है, तो आइए जितनी हमने बात की उसकी हम एक बार आपसे पीपीटी देख लेते हैं। ये पूरा साम्राज्य था गुप्ता पीरियड, इसकी पूरी कहानी हमने बताई। इसमें कितने शासक हुए, हमने मुख्यतः 6 शासकों की यहाँ पे बात की। हमने बात की श्रीगुप्त की, हमने बात की चंद्रगुप्त की, हमने बात की समुद्रगुप्त की, हमने बात की आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय की यानी विक्रमादित्य की, हमने बात की आपसे कुमारगुप्त की, स्कंदगुप्त की। तो इतनी बातें हमारे होने के बाद अब हम ये साम्राज्य वो था जो आपके सामने दिख रहा है ग्रीन कलर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे आपसे इसकी पूरी पीपीटी के बारे में। देखिए इसकी पीपीटी आपके सामने है। गुप्त वंश की जानकारी का स्रोत हमने बताया भारतीय और विदेशी दो हैं। हमने बताया भारतीय में साहित्यिक और अभिलेखी। साहित्यिक अभिलेख में हमने पुराणों की बात की, हमने बौद्ध ग्रंथ की बात की, जैन धर्म से हमको स्रोत मिलते हैं। और अभिलेख में हमने टोटल 42 अभिलेख की बात की। सर्वाधिक अभिलेख जो हमको मिले हैं वो कुमारगुप्त के शासनकाल से मिले हुए हैं। उसके बाद हमने विदेशी में बताया कि फाहियान भारत आया था, हिंसांग के कुछ जानकारी लिखता है, इत्सिंग से और अलबरूनी से इसकी जानकारी मिलती है। अगर बात करें तो हिंसांग हर्षवर्धन के काल में आता है और फाहियान विक्रमादित्य के काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। उसके बाद हमने एक एक शासक की बात की। हमने आपसे बात की चंद्रगुप्त प्रथम की, समुद्रगुप्त की बात की, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात की, हमने आपसे बात की कुमारगुप्त की, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी की। हमने बताया कि इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ करता था। आइए पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शासक था, इसने महाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत स्टार्ट किया। और गुप्त संवत बताया जब हमने आपसे डिस्कस किया तो हमने 2 संवत और बताए थे, एक शक संवत और एक विक्रम संवत। दोनों का हमने आपको अरेंजमेंट भी दिखाया था। अगर देखा जाए तो इसने राजनीतिक उद्देश्य से लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया और अपने राज्य को और मजबूत किया। उसके बाद इसका पुत्र शासन में आता है जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसके चर्चा हर्षेण द्वारा करता है। हर्षेण जो एक लेखक है, बहुत ही अच्छा लेखक है, संस्कृत का ज्ञाता है। वो प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है कि हर्षेण की समुद्रगुप्त की बड़ाई करता है और उसने बताया कि जो भारत का नेपोलियन है और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, इसे प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहता है वो। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इसने अपने सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं। विदेशी राज्यों के साथ इसके बड़े अच्छे संबंध थे। इसने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण के साथ इसने बड़े अच्छे संबंध रखा और वहाँ पर उन्होंने अपने राजदूत को भेजा।
उसके बाद जो शासन आता है विक्रमादित्य, महान विक्रमादित्य का शासन आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर चर्चा इसका नाम जैसे ले तो ऐसे आपको चर्चा होनी चाहिए, इसके पास ही नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्नों में आपकी यदि हम बात करेंगे कौन कौन है, उस नवरत्न में कालिदास हैं जो महाकवि हुआ करते थे, बराह मिहिर हैं जो खगोल शास्त्री होते थे, शंकु हैं जो वास्तुकार होते थे, बेताल भट्ट हैं जो जादूगर होते थे, धन्वंतरि हैं जो वैद्य हुआ करते थे। ये 5 थे। 5 के बाद हमने बताया था घटकरपर हैं जो कूटनीतिज्ञ हुआ करते थे, अमर सिंह हैं जो कि कोशकार हुआ करते, छपड़क हैं जो ज्योतिषाचार हुआ करते हैं, बररुचि हैं जो व्याकरणविद हुआ करते थे। ये 9 उसके क्या थे, 9 उसके रत्न हुआ करते थे। आइए इसके बारे में और सिर्फ डिटेल जानते हैं। इसका काल था स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, किसको पराजित करके, शकों को। इसके शासनकाल में फाहियान यात्री भारत आया और इसके काल में 9 रत्न आते हैं। हमने 9 की आपसे चर्चा की। शेष की हमने जो आपको पीपीटी में दिए, घटकरपर जो कूटनीतिज्ञ थे, अमर सिंह जो कोशकार थे, छपड़क जो ज्योतिषाचार थे, बररुचि जो व्याकरणविद थे। इसने उपाधि धारण की थी परम भागवत की, विक्रमांग की, विक्रमादित्य की, और इसे संगारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने शकों के अहंकार को तोड़ा था, शकों को पराजित किया था, इसलिए इसे संगार कहा जाता है। और जब ये शकों को पराजित करता है तो इस विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे, और इसने जिस शक शासक को अंतिम रूप से हराया था उसका नाम था रुद्र सिंह। महरौली में यह स्तंभ स्थापित करवाता है। कौन सा स्तंभ है? लौह स्तंभ, जो जिसके ऊपर इतनी अच्छी कलाकारी की गई है और इसके ऐसा लोहा लगाया गया है उसमें इतनी तकनीकी के साथ कि उसमें आज तक भी इतने साल गुजर गए, वहाँ पर अभी तक उसमें जंग नहीं लगी। और देखा जाए तो देवगुप्त और देवराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी कि इसके 3 साल का गैप आता है इसके शासनकाल के बाद। उसके बाद शासक बनता है कुमारगुप्त। यह संघर्ष का 3 साल काल था। इसने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाकर बौद्ध धर्मों को ग्रहण कराया और यही कालांतर में जाकर ये बना आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की जब हमने चर्चा की तो हमने बताया कि उसे नष्ट कराने का योगदान बख्तियार खिलजी को जाता है, जो सेनापति था, कमांडर था किसके, एक मुगल शासक का, और उसका नाम था मोहम्मद गौरी। उसके बाद हमने आपसे बात की कि इसके सर्वाधिक जो अभिलेख हैं कुमारगुप्त के ही शासनकाल से मिलते हैं, और जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ पर शिक्षा दीक्षा और आवास पूरी तरह से मुक्त कराया था इसने। और इसके साथ ही अगर नालंदा विश्वविद्यालय की समकालीन बाद में एक विद्यालय स्थापित होता है जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। स्कंदगुप्त इसके बाद महत्वपूर्ण शासक होता है। स्कंदगुप्त ने के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। पहली बार भारत में हुड़ों ने आक्रमण किया था और हुड़ों को बुरी तरह से पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, और वो पूरी तरह से विफल हुए थे। और उनको पराजित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो निर्मित सुदर्शन झील थी उसका इसने फिर से पुनरुद्धार कराया था, फिर से उस झील का उद्धार कराया था। इसके उत्तराधिकारियों में 8 उत्तराधिकारियों की चर्चा मिलती है जो बड़े ही कमजोर प्रकृति के थे, जो अयोग्य हुआ करते थे। उनकी योग्यता उतनी नहीं थी कि इतने बड़े सत्ता को संभाल सके। अतः इनका अंतिम शासक विश्वगुप्त होता है और जो अंत में सत्ता इनके हाथ से निकल जाती है। अगर इसके बाद हम बात करेंगे तो आपसे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। इनके साहित्य के बारे में बात करेंगे। कौन सा टॉपिक? इनमें जो साहित्य हैं, जो साहित्यकार हैं वो कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपको एक इमेज दिख रही होगी घूमती हुई, ये है महर्षि कालिदास, महाकवि कालिदास हैं। इनके जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में से एक महर्षि महाकवि कालिदास हुआ करते थे। महाकवि कालिदास की अगर बात करें तो हमें ज़्यादा बिना बकवाद किए हुए सीधे बात करनी होगी इनके काव्यों के बारे में, इनके नाटक के बारे में। इनकी रचनाएं 2 रूप में हैं, एक इन्होंने काव्य की रचना की और दूसरी इन्होंने नाटक की रचना की। काव्यों की जो महत्वपूर्ण संख्या है वो है 4। 4 में अगर देखें तो सबसे पहला है ऋतुसंहारम, दूसरा है मेघदूतम, तीसरा है कुमार संभवम और चौथा है रघुवंशम। ये 4 काव्य मिलते हैं जो महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अन्य अगर देखा जाए तो इन्होंने 3 नाटक महत्वपूर्ण लिखे। कौन कौन से 3 नाटक हैं? एक है विक्रम उर्वशीयम, विक्रमा उर्वशीयम एक नाटक है, दूसरा है मालविका अग्निमित्रम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों जो नाटक हैं ये तीनों लव स्टोरी हैं। क्या है? लव स्टोरी, प्रेम कथा पर आधारित नाटक हैं। इसमें देखा जाए जो मालविका अग्निमित्रम है, इसमें मालविका और
शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की प्रेम कथा की बात की गई है। और ऐसे ही विक्रमो उर्वशीयम में उर्वशी और राजा विक्रमादित्य की प्रेम की बात की गई है। अभिज्ञान में शाकुंतलम में जो शकुंतला होती है और राजा की कहानी का प्रेम की चर्चा की गई है। तो ये तीनों जो नाटक उन्होंने लिखे थे, ये तीनों प्रेम कथा थी, लव स्टोरी थी। और जो उन्होंने कालिदास ने महाकाव्य लिखे थे उनका नाम आपको एक बार और याद कर दिला देते हैं, क्योंकि रचनाकार नाटक और महाकाव्य में पूछ सकता है। ऋतु संहारम महाकाव्य है, मेघदूतम महाकाव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है। ये चारों महाकाव्य थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण चर्चा इस साहित्य में हम करेंगे वो थे आपके मुद्रा राक्षस के। मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था, जो बार बार हमारे एग्जाम में प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है। और इसने विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखने के अन्य एक और ग्रंथ लिखा था, एक और नाटक लिखा था जिसका नाम था देवी दत्त गुप्तम करके एक और नाटक लिखा था। इसके बाद इसी के शासनकाल, इसी के गुप्ता पीरियड में ही इन दोनों के इतर अलावा एक और महत्वपूर्ण साहित्यकार में जिनका नाम था दंडिन ने दो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मिलती हैं। एक है काव्य जिसका नाम था काव्य दर्शन, और दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रश्नों में आता है, और एक प्रेम कथा है जिसका नाम था 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरित एक प्रेम कथा है, इसका जिक्र आता है और ये हमारे प्रश्न के रूप में बहुत बार मैचिंग के लिए सामने आता है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो हमारे सामने साहित्यकार आते हैं, रचनाकार आते हैं, उनका नाम है महर्षि भास। महर्षि भास की चर्चा मिलती है। महर्षि भास ने नाटक लिखे, वो भी कौन से नाटक थे? ये भी प्रेम कथा थी, ये भी लव स्टोरी थी। इन्होंने 4 नाटक इनके महत्वपूर्ण हमारे सामने मिलते हैं। पहला है स्वप्न वसुदत्ता। स्वप्न वसुदत्ता नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका। उसके बाद जो दूसरा है उनका नाटक मिलता है चारुदत्ता, ये भी एक लव स्टोरी है। और उसके बाद अरुभंग, ये भी एक लव स्टोरी नाटक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो नाटक मिलता है उनका, ये मिलता है प्रतिज्ञा धौम रायण नाम का एक नाटक मिलता है। इसमें से आपको जो याद रखना है, चारुदत्ता और स्वप्न वसुदत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आपके प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। इसके बाद जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, ये शासक जो साहित्यकार होते हैं, ये इस काल के तो नहीं है, गुप्तोत्तर काल के हैं, जिनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने दो मुख्य इनके काव्य मिलते हैं, एक का नाम है हर्षचरित और दूसरे का नाम है कादम्बरी। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे जब हम हर्ष की बात करेंगे, आपके गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे। ये इनके 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। इसके बाद अगर देखें तो बारह मिहिर इनके 9 रत्नों में से एक थे। इनके 9 रत्न जो हमने बात की उसमें से एक 9 रत्नों में से कालिदास की बात की, और दूसरी हम बात करने जा रहे हैं बारह मिहिर की। बारह मिहिर, जैसा कि हमने बताया कि बहुत बड़े एक खगोलवेत्ता थे, इनके पास भूगोलिक जानकारी बड़ी अच्छी थी और इन्होंने रचना की थी ये बृहद संहिता की। बृहद संहिता नामक एक महाकाव्य की रचना की थी, जो विश्व कोश था, यानी जिसमें विश्व की जानकारी थी, जिसमें भौगोलिक जानकारी थी। और दूसरा इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये साइंस की बुक थी, गणित की बुक थी। गणित के कुछ इसमें सिद्धांत निकाले थे उन्होंने, 5 सिद्धांतों की उन्होंने चर्चा की थी, जो विज्ञान और मैथ के क्षेत्र में बहुत ही योगदान देते हैं। इसके बाद बहुत बड़े मैथमेटिशियन का योगदान नाम का चर्चा मिलता है, जिसका नाम था आर्यभट्ट। नाम से आप लोग परिचित होंगे, आर्यभट्ट बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व में पाई की वैल्यू दी। किसकी वैल्यू दी? पाई। इन्होंने पाई का मान बताया कि जो पाई होती है उसकी वैल्यू 3.1416 होती है। ये अब तक पूरे विश्व में बताई गई सबसे निकटतम वैल्यू, जो आधुनिक वैल्यू है उसके सबसे निकटतम मान उन्होंने बहुत पहले गुप्ता काल में ही बता दिया था। पूरा विश्व पाई के बारे में जानता नहीं था, पाई जानता नहीं था, तब उन्होंने पाई बताया कि पाई की वैल्यू इतनी होती है। और आप निकालेंगे तो जिसे आप 22/7 लिखते हैं, उसी को उसने बताया था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसकी चर्चा की थी।
उन्होंने पूरे सौर दिवस का अध्ययन किया था। जो सौर दिवस जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, उन्होंने बताया कि कितने समय में लगाती है। तो उन्होंने एक्यूरेट समय बताया कि उन्होंने बताया 365 दिन और 3.5 यानी 365 दिन से लेकर थोड़ा सा दिन ज़्यादा लगाती है, और वो एक दिन के थोड़े से हिस्से के बराबर, यानी 365 96 दिन ये पूरा कर लेती है। पूरा कितना? एक साल एक बार चक्कर लगा लेती है। ऐसा पूरे विश्व इतिहास में बताने वाले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े पहले हुए आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का जब नाम आपके सामने आए तो आपको सीना गौरवान्वित कर देना। इन्होंने 0 से 9 तक का नंबर बताया कि 0 से लेके जो 9 होता है, इन्हीं के गुप्ता काल से ही शासन आया। पता चला कि 0 और 9 भी होते हैं। इन्हीं के शासन काल में अगर देखा जाए तो शून्य का आविष्कार हुआ था, जैसा कि आपने बताया। दूसरी भाषा में बात करें, अब यहाँ से अगर हम आगे आपसे बात करें तो आप देखेंगे कि गुप्ता काल में ही आप देखेंगे कि जिनका नाम हमने आपको पहले ही बताया, कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की महान खोजों के बारे में हमने चर्चा की। हमने बताया इनके पाई के बारे में, हमने बताया इनकी जो सौर वर्ष है उसके बारे में उन्होंने क्या बात की। उसके बाद हम आपसे अब बात करेंगे विष्णुदत्त शर्मा के पंचतंत्र के बारे में। विष्णुदत्त शर्मा ने एक नाटक, एक कहानी लिखी, कहानियों का संग्रह किया, जिसे पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। ये पंचतंत्र जो है विष्णुदत्त शर्मा का लिखा है। इससे आप लोग परिचित हैं। बहुत सारी कहानियाँ, चालाक लोमड़ी और आपने भूखी लोमड़ी और जो बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, वो सब पंचतंत्र से उठाई गई हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण लेखक, साहित्य का जो लेखक आए, उनमें से आप देखेंगे एक सुश्रुत आए। एक का नाम है सुश्रुत। सुश्रुत एक बहुत ही बड़े वैद्य हुआ करते थे। ये एक सर्जरी करता थे, बहुत ही बड़े। इन्होंने सर्जरी की भी एक किताब लिखी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता करके किताब थी। और इन्हीं के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था चरक। चरक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। इसी के शासनकाल में एक शूद्रक नाम का एक साहित्यकार होता था, जिन्होंने लिखा था मृच्छकटिकम नाम की एक पुस्तक लिखी थी। वात्सायन ये गुप्त काल के ही लेखक थे, जिन्होंने कामसूत्र नाम का किताब लिखा। कामसूत्रा नामक किताब लिखी, लेखक हैं वात्सायन। भारवी जो महत्वपूर्ण लेखक होते हैं, भारवी ने लिखा था किराता अर्जुनियम, जहाँ पे आप देखेंगे शिव और अर्जुन के युद्ध की कहानी इसमें वर्णित है। किराता अर्जुनियम में जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। किराता अर्जुनियम भारवी ने लिखा है। आप विक्रमा उर्वशीयम या विक्रमा उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम को लेकर कालिदास से कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरी तरह से लेखक इसके हैं भारवी ने, तुलसीदास नहीं है, कालिदास नहीं है। ध्यान रखिएगा, जरा सा भी कंफ्यूज मत होइए किराता अर्जुनियम को लेकर। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बुक आती है नीतिसार। एक बुक की चर्चा मिलती है जिसका नाम है नीतिसार। नीतिसार के लेखक हैं कामंदक। ये कामंदक इसके लेखक होते हैं। अगर अब इसके बाद देखें पीपीटी आपसे बात कर लें तो फिर हम अच्छे आगे चलेंगे। पीपीटी में हमारी इसके बाद चर्चा आपसे होगी। हमने बात की कालिदास के काव्य के बारे में, हमने बताया ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम की बात की। ये चारों उसके काव्य हुआ करते थे। उसके बाद हमने नाटक के बारे में बताया कि मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, अभिज्ञान में शकुंतलम, ये 3 इनके नाटक हैं और 4 महाकाव्य हैं। जो इसमें चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हुए हैं, जो गुप्तकालीन साहित्य हुए, उनमें कालिदास हैं, कालिदास की रचनाएं हैं। उसके बाद विशाखादत्त की हमने बात की। मुद्रा राक्षस की हमने आपको पुस्तक दिखाई थी। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त थे। और देवी दत्त गुप्तम नामक नाटक भी विशाखादत्त ने लिखी थी। दंडन की बात की। दंडिन ने काव्य दर्शन लिखा, जो काव्य थे, और एक प्रेम कथा लिखी, लव स्टोरी लिखी, उसका नाम था 10 कुमार चरितम। इसके बाद हमने बात की थी महर्षि भास की। भास ने स्वप्न वसुदत्ता नामक एक नाटक लिखा, चारुदत्ता नामक नाटक लिखा, अरुभंग नामक नाटक लिखा, और प्रतिज्ञा औंधरायण नामक एक नाटक लिखा। बाणभट्ट जो हर्ष के काल में, हर्ष के जो दरबारी हुआ करते थे, राजकवि हुआ करते थे, उन्होंने हर्षचरित लिखी और उसने कादम्बरी लिखी। अगर देखा जाए तो यहीं पे अगर हम चर्चा कर दें हर्ष की, तो हर्ष ने भी 3 मुख्य रचनाएं की हैं। एक का नाम रत्नावली है, दूसरे का नाम नागानंद है, और तीसरे का नाम प्रियदर्शिका है। ध्यान रखिएगा, हर्ष भी बहुत बड़ा महान कवि होता है और उसने हर्ष चरित्र नहीं लिखी है। जरा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हर्ष चरित्र तो आप मैच मान लेंगे,
हर्षचंद्र को बाणभट्ट ने लिखा है। हर्ष ने 3 लिखा है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अब यहाँ से बात करें बारह मिहिर की, तो बृहद संहिता लिखते हैं, विश्वकोश है, पंच सिद्धांतिका लिखते हैं, वैज्ञानिक कृति है, या ये बहुत विज्ञान की बुक है। आर्यभट्ट, जिनके बारे में हमने बताया कि पाई की वैल्यू देते हैं, ये सौर दिवस की चर्चा करते हैं। इन्हें 2 किताबें लिखी, एक आर्यभट्टियम जो मैथ की थी और एक सूर्य सिद्धांत लिखी जो ज्योतिष की बुक थी। और विष्णुदत्त शर्मा की हमने बात की, ये पंचतंत्र की एक किताब लिखते हैं। ये इतनी बातें हमारी आपसे हुई। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे गुप्ता काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ये हमारे वीडियो का अंतिम पार्ट होगा। तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये एक मंदिर है, ये एक टेम्पल है। आप देखेंगे तो गुप्ता काल ही एक ऐसा काल था, गुप्ता काल ही एक ऐसा काल था जहाँ पर पहली बार मंदिरों की संरचनाओं का निर्माण के अवशेष मिलने स्टार्ट होते हैं। यानी मंदिर बनाने की परंपरा का शुरुआत गुप्ता काल में ही होता है। भारी मात्रा में जो मंदिर बनेंगे वो गुप्तोत्तर काल में बनेंगे, लेकिन जो प्रारंभिक अवशेष मिलते हैं वो हमें मिलते हैं गुप्ता काल से। जिसका आप मंदिर देख रहे हैं, ये प्रारंभिक मंदिर है। और कहाँ का मंदिर है? ये मंदिर है देवगढ़ का। ये देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है। इस मंदिर को दशा अवतार के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है दशा अवतार का मंदिर, ये शिखर युक्त अगर देखा जाए, जिसमें ये शिखर है। कैसा शिखर? आपने मंदिर को 3 भागों में आप पढ़ेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और आप पढ़ेंगे बेसर शैली। तो ये जिसमें शिखर युक्त होता है, यानी नागर शैली में जो मंदिर के ऊपर एक शिखर बनाया जाता है इस तरह से, इसकी बात शिखर युक्त शैली का मंदिर। ये पहला अवशेष मिलता है हमको कहाँ से? देवगढ़ से, देवगढ़ के दशा अवतार से शिखर युक्त ये पहला मंदिर का अवशेष है। दूसरी अगर आपको एक मंदिर और यहाँ पे दिखाएंगे तो वह है कानपुर का भीतरगांव मंदिर। ये ईंट का बना हुआ पहला मंदिर आपको साक्ष्य मिलेगा। आइए ये देखते हैं, ये उसका फ्रंट व्यू। स्टार्टिंग से देखा जाए तो बड़े ही अवशेष अवस्था में मिला है, टूटे फूटे अवस्था में मिला है, जिसका जो फ्रंट व्यू है ये दिख रहा है। इसके बाद इसका बैक व्यू अगर देखें पीछे से कैसा दिख रहा है वो मंदिर, तो उसके पीछे का व्यू इस तरह से है। तो ये व्यू इसका पीछे से, लेकिन इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मंदिर वर्तमान स्वरूप में इस तरह से भी दिखाई देता हो रहा होगा। तो ये था आपके कानपुर का भीतरगांव मंदिर। ये भी एक बहुत ही पुराना मंदिर है। ये भी गुप्तकालीन एक प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये गुप्तकालीन हुआ करता था, गुप्तकालीन हुआ करता था, जहाँ पर आप देखेंगे पहली बार गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपको स्टेटमेंट में। सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण गुप्ता काल में ही होता है। धमेक स्तूप अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से गोलाकार बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। इसका इमेज आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमने आपको बताया एक महत्वपूर्ण आर्यभट्ट के बारे में और सारनाथ के धमेक स्तूप के बारे में। देखिए एक जो सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सुल्तानगंज में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। बुद्ध की सबसे सुंदर मूर्ति, अब तक की जो बुद्ध की सबसे सुंदर मूर्ति मिली है वो सुल्तानगंज से मिली है। ये स्थान है बिहार में, लेकिन इस मूर्ति को ब्रिटिश काल में पाया गया है और ब्रिटिशर इसे उठाकर अपने यहाँ ले गए और ये आज भी ब्रिटेन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। द मोस्ट ब्यूटीफुल स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ जो सबसे सुंदर मूर्ति मिली है वो अभी सुल्तानगंज से मिली है, बुद्ध की मिली है और उसे ले जाकर अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ सुरक्षित रखा है। यही वो काल था कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो बाघ की गुफाएं हैं, उसमें पेंटिंग और भी की गई इस काल में भी है। तो बहुत पहले की 1st BC से लेकर 4th AD तक इनकी संरचना की गई है, लेकिन इस काल में भी उस अजंता और बाघ की गुफाओं के भी चित्र मिलते हैं। सती प्रथा एक महत्वपूर्ण सबसे प्रमाणित साक्ष्य है जो एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख सती प्रथा का पहला साक्ष्य देता है और बताता है कि सती प्रथा इस काल में मौजूद थी और लिखित रूप में पहला साक्ष्य हमें एरण अभिलेख से मिलता है। आइए इतनी PPT देखते हैं। हमने आपसे बात की थी सुश्रुत संहिता के बारे में, जो सुश्रुत ने लिखी थी, चरक संहिता के बारे में चरक ने लिखी थी। इसकी बात हमने आपसे पहले की थी। हमने आपकी बात की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें मंदिर निर्माण की शुरुआत यहीं से होती है, गुप्ता पीरियड से। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमने आपको इमेज में दिखाया। आपको इमेज एक बार फिर दिखाते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी, जिसकी हमारी बात आपसे हुई कि गंगा यमुना की मूर्तियाँ पहली बार ही बनाई थी। हमने आपको एक और इमेज दिखाई थी जो कानपुर का भीतरगांव मंदिर था।
ये भी एक प्राचीनतम मंदिरों में से एक था, ईंट का बना हुआ मंदिर था। उसके बाद आप देखें सारनाथ के धमेक स्तूप को इन्होंने बनवाया था। आर्यभट्ट की वैल्यू उन्हें बताई थी, आर्यभट्ट ने पहली बार, इसकी हमने आपसे चर्चा की। और सौर दिवस को उन्हें 365.35 दिन बताया, और जो आज के वर्तमान कैलकुलेशन के बिल्कुल नज़दीक है। सुल्तानगंज से बुद्ध की सबसे सुंदर मूर्ति मिली है, जिसे ब्रिटेन संग्रहालय में रखा गया है। अजंता और बाघ की गुफाओं में इस चित्र मिलते हैं इस काल के, हालांकि ये बहुत पहले से बना हुआ है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है पेरण अभिलेख से, जो इसी काल का अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो ये थी जिसमें हमने बात की आपसे गुप्ता एम्पायर के बारे में। और आज की बात, अगली वीडियो हमारी होगी गुप्तोत्तर काल, जो मिडुअल की शुरुआत वहाँ से होगी और एंशिएंट का अंत होगा। तो एंशिएंट के लिए एक और वीडियो लेके आएंगे जो होगा गुप्तोत्तर काल, हमारा पूरा एंशिएंट भारत समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जहाँ तक हो सके इसे लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।